is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। वेल बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, विच इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको अपन समराइज करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी पोर्शन पिछले वीडियोस के अंदर अगर छूटा है तो डोंट वरी, आपका सारा का सारा पोर्शन इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक लग के बैठ के देखना है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो आपका अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखो, हमने क्या देखा था कि पालमपुर क्या है बच्चों। पालमपुर एक गांव है। ठीक है, इसको अपन ने एक हाइपोथेटिकल विलेज की तरीके से देखा था कि मतलब हाँ, एक ऐसा गांव है जो कि हमने हमारी इमेजिनेशंस में क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस गांव के अंदर क्या है, बहुत से लोग रहते हैं, काफी सारे लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छा है। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गई। यहाँ पे जो बाकी सारी सर्विसेज है वो भी काफी अच्छी हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, बच्चों के लिए काफी सारी सुविधाएं हैं। तो मतलब ये जो विलेज है, एक तरीके से यहाँ पे हमने बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या क्या हमने पढ़ा था ये सब अभी अपन देखते हैं। देखो, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी गांव को कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, तो गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है ना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़े हुए होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं भाई, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। देखो, फैक्टर्स कौन क्या होती है, एक बार इसके बारे में जरा समझिए। सो द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स वो चीज होती है जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, अफेक्ट इन द पॉजिटिव सेंस। ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले फैक्टर कौन सा है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, दैट इज लैंड। ओके, अगर हमारे पास में अ पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम वहां पे एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे पास में क्या है कि चलो ठीक है, लैंड हमारे पास में अवेलेबल है। अब उस लैंड पे काम करने के लिए भी हमारे अंडर में क्या होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ हमारे पास में मशीन्स होनी चाहिए, कुछ हमारे पास में टूल्स होने चाहिए, कुछ इनपुट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं प्रोडक्शन के अंदर बच्चों, एज अ फैक्टर। ओके, सो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ओके, अब इसका मतलब क्या है, सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ पर्सन नीड्स। यानी कि यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को जो जो भी जरूरतें होती है उसकी, ठीक है, वो जरूरतें उस तक कैसे पहुंचती हैं, प्रोडक्शन के थ्रू पहुंचती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर किन चीजों का होता है बच्चों, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है। ठीक है, सो सभी लोगों के पास में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचती हैं वो एक पूरे के पूरे प्रोसेस से बन करके तैयार होती हैं, फिर उसके बाद में पहुंचती हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये और कुछ नहीं, हम इसे ही प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जिन फैक्टर्स की अपन ने बात करी है बच्चों, उनको थोड़ा सा अपन डीपली समझते हैं। देखो, अपन ने बात करी सबसे पहला फैक्टर की लैंड। ठीक है, तो लैंड क्या एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सो इट इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड एज एन इनपुट इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। इट इज फिक्स्ड इन नेचर। देखो, अब चाहे आप कोई इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको जमीन की जरूरत है। ठीक है, या आप कोई खेती बाड़ी करने का सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको जमीन की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे अपने घर में भी कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो वहां पे भी आपको स्पेस की जरूरत है, आपको जमीन की जरूरत है। ठीक है, तो लैंड एक ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन किसी भी तरीके का हो, एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन हम करते हैं, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके अंदर भी प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, लैंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों लेबर के बारे में। तो लेबर क्या होती है, इट मींस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। ठीक है, लेबर यानी कि फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। फिजिकली यानी क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो प्रेजेंटली वहां मतलब फिजिकली प्रेजेंट होगी वहां पे। ठीक है, और फिर अपने हाथों से अपने दिमाग से वहां पे क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, तो वो बंदा जो है, जो लेबर है, वो फिजिकली भी वहां पे प्रेजेंट है और मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट है, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो पूरे पोटेंशियल
के साथ में अपना काम कर पाएगा, पूरी एफिशिएंसी के साथ में जो अपना काम है वो कर पाएगा और प्रोडक्शन को आगे बढ़ा पाएगा. ओके, सो इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट पुट इन बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं बेसिकली कि उनके पास में जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है, एक तरीके से इनपुट की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक लैंड दे दिया, अब आपको बोल दिया कि चलो ठीक है अब यहाँ पे खेती करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, उस लैंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर वहां पे बीज डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में वहां पे पानी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर कुछ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे, फिर जब फसल होगी तो उन फसल को काटना पड़ेगा. तो यानी कि यहाँ पे फिजिकल लेबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही में मेंटली प्रिपेयर्ड होना भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर हमने किस बारे में बात करी बच्चों, लैंड के बारे में, और उसके बाद में अपन ने बात करी यहाँ पे लेबर के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे अपने पास में क्या है. चलिए तो देखो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स जो कि जिनके बारे में अभी अपन ने बात करी थी, उसके अंदर आता है सबसे पहला फिजिकल कैपिटल. ठीक है, देखो कैपिटल क्या होता है पहले इसको जरा समझिए. हमने अभी थोड़ी सी देर पहले देखा था कि फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो क्या होता है कैपिटल, देखो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो हम कैपिटल के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार मैम ने तो एक लाइन में बता दिया कि हाँ ठीक है ये डेफिनेशन हुई, लेकिन हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डोंट वरी, मैं अभी समझाती हूँ. देखो अगर मुझे आज मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिएगी, और ज्यादा मशीन्स चाहिएगी. अब मशीन्स लाने के लिए, मशीन को मेरे को अपने प्लांट में लगाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, मनी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो मनी यहाँ पे मेरे लिए क्या होगा, एक तरीके का कैपिटल की तरह रोल प्ले करेगा. ठीक है, मनी से मैं मशीन खरीद पाऊंगी, तो मशीन भी यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तरीके से मेरे लिए कैपिटल है, क्योंकि मनी हो गई, मशीन हो गई, लेबर हो गई, ये सब क्या कर रही है, मेरे प्रोडक्शन को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज कैपिटल. नाउ अब कैपिटल देखो यहाँ पे बच्चों फिजिकल कैपिटल होता है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है. सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है इसको जरा समझिए. इट मीन्स वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज टूल्स एंड द रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो देखो इसको आप कैसे याद रखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो फिजिकल कैपिटल और इधर आपको मार्क कर दे रही हूं मैं टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ठीक है, फिजिकल कैपिटल यानी कि टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स. ओके, अब जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे तो उसके बाद में आप इजीली उसकी जो डेफिनेशन है उसको पोर्ट्रे आप कर लोगे. ठीक है, सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इट मींस वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ इनपुट्स की आपको जरूरत होती है. ठीक है, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको यहाँ पे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. तो ये जो मतलब इनिशियल लेवल पे जो हर स्टेज पे आपको रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल के नाम से जानते हैं. फिर अपन बात करते हैं बच्चों फिक्स्ड कैपिटल. सो देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, अभी अपन ने बात करी थी लैंड के बारे में, तो लैंड क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड कैपिटल है. ठीक है, सो फिक्स्ड यानी कि वो कैपिटल जो कि हमेशा फिक्स रहता है. ओके, सो इट इज अ ड्यूरेबल इन नेचर. तो फिक्स्ड कैपिटल कैसा इसका नेचर कैसा रहता है बच्चों, ड्यूरेबल रहता है एंड कैन बी यूज्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड सच एज टूल्स एंड मशीन्स. एक और यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हो विच इज लैंड. ठीक है, तो देखो जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं इसको अपन मल्टीपल टाइम्स के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये ड्यूरेबल होते हैं, इसको अपन मतलब कह सकते हैं कि इनको जितना चाहे आप यूज कर सकते हो, लंबे समय तक आप यूज कर सकते हो. तो इसका जो एग्जांपल है वो कौन से हो सकते हैं बच्चों, टूल्स एंड मशीन्स एंड लैंड. ठीक है, सो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल. सो अभी तक अपन ने कौन कौन सा कैपिटल समझ लिया बच्चों, फिजिकल कैपिटल अपन समझ चुके हैं एंड अपन फिक्स्ड कैपिटल को समझ चुके हैं. अब अपन बात करते हैं बच्चों वर्किंग कैपिटल के बारे में. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, सो इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. ठीक है, अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो. ठीक है, तो ये जो मनी है वो इन तीनों कैटेगरीज में कहां पे लाई करता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर. ठीक है, अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों कि जब भी कोई प्रोडक्शन शुरू होता है किसी भी चीज का, तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो अपन को चाहिए होती है, जिसकी हेल्प से हमारा पूरा का पूरा जो प्लांट है वो सेटअप होता है, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल. ठीक है, आज अगर मेरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं लकड़ी के क्या बनाती हूँ, सोफे बनाती हूँ, पलंग बनाती हूँ, टेबल बनाती हूँ, तो देखो ये सब मैं बनाती हूँ और ये जो फाइनल गुड है ये मैं मार्केट में सेल आउट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी. ठीक है, सो रॉ मटेरियल जब तक मेरे पास में नहीं होगा तब तक मैं प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी. ठीक है,
सो रॉ मटेरियल भी मेरे पास में होना चाहिए और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए बच्चों, मनी होना चाहिए, ठीक है। सो मनी एंड रॉ मटेरियल इज अ काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे कैपिटल को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से हैं ये है सबसे पहले फिजिकल कैपिटल, जिसके अंदर अपने क्या आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल आ जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात करी बच्चों फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स्ड कैपिटल आपको ध्यान रखना है लैंड, मशीन्स, ओके। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल की अपन ने बात करी, तो इसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों, मनी एंड रॉ मटेरियल, ओके। सो ये तीनों आपको कैपिटल्स ध्यान रखने हैं। चलिए अब यहाँ पे अपन ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये सारे तो हो गए भैया फिजिकल कैपिटल, ठीक है, हम समझ गए। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो देखो हमने इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ा है पीपल एज रिसोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है बच्चों, हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, देखो इसको आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, हम जैसे अपन तो क्या है, अपन इवॉल्व हुए हैं, अपन अब पढ़ लिख सकते हैं, अपन को पता है कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। पहले के मतलब जब अर्ली मेंस का जब एरा था उस टाइम पे क्या था कि आदमी और जानवर इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। लोगों को उस टाइम पे क्या था कि मतलब अपन ने देखा तो नहीं है लेकिन हाँ जितना पढ़ा है उसके हिसाब से अपन ये चीज कह सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कच्चा जो मीट है वो खाते थे, ठीक है। कपड़े जो पत्ते हैं वो पहन के घूमते थे कपड़े की जगह पे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कहीं चोट लग जाती थी तो जंगल से कुछ कुछ लेकर के लगा लेते थे, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे क्या था कि आदमी इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। फिर धीरे 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 कर करके लोगों को समझ में आया कि नहीं, हम जानवरों से थोड़ा सा अलग है, हमें बैठने के लिए, खाने के लिए, हमें सब कुछ इनसे थोड़ा सा अच्छा चाहिए, ठीक है। मतलब इनसे अच्छा एज एन इनसे थोड़ा सा अलग तरीके का चाहिए, ठीक है। फिर धीरे 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 लोगों ने अपने अंदर क्या करना स्टार्ट किया बच्चों, डेवलपमेंट अपने अंदर करना स्टार्ट किया, ठीक है। खुद के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया कि नहीं हमें क्या कहते हैं, कॉटन जो पेड़ मतलब जो कॉटन की खेती होती है तो कॉटन को फिर धागा बनाया, फिर उससे कपड़े बनाए, ठीक है। फिर क्या, फिर खाना भी ऐसा था कि नहीं हम मीट भी अगर खा रहे हैं तो उसको पका के खाना है, नहीं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 आदमी ने क्या किया, अपने आप को काफी ज्यादा इवॉल्व किया, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल पे आप वापस आओ, अब देखो इसको कनेक्ट करिएगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, जब नॉर्मल पॉपुलेशन जो होती है बच्चों, जब खुद के अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, किस चीज का, एजुकेशन का, हेल्थ का, स्किल्स का, ट्रेनिंग्स का, एबिलिटी का, ठीक है। इन सब का जब इन्वेस्टमेंट होता है हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर, तब वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल की तरह सामने बन के आती है, ठीक है। हमारे जो जस्ट अभी अपन ने जिसके बारे में जिक्र किया था कि पुराने टाइम में जब अर्ली मैंस का एरा था, तो उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम में कुछ भी डिफरेंस नहीं था जानवरों में और आदमी में, ठीक है। धीरे धीरे कर करके लोगों ने अपने अंदर क्या चीज डालना स्टार्ट किया, अपने अंदर लोगों ने थोड़ा सा स्किल्स को डालना स्टार्ट किया, थोड़ा एबिलिटीज को जगाया, है ना, अपने अंदर डेवलपमेंट किया। तो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट होने लग गई थी, एक तरीके से कैपिटल में कन्वर्ट होने लग गई थी, ठीक है। फिर एक जो एरा था वो ऐसा आया कि यहाँ पे लोगों ने इन्वेंशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब ये वाली स्टेज आ गई कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन इनोवेशन एंड इन्वेंशन कर रही है, तो उस पॉइंट पे हम ये चीज डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एज अ कैपिटल बन के सामने आई है, ठीक है। कैपिटल बन के सामने कैसे आई है बच्चों, कनेक्ट करिएगा, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमारे प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता है। तो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ पे कैपिटल कैसे बन के आई है, क्योंकि हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्शन को अब काफी ज्यादा आगे बढ़ा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज को आपने कनेक्ट करना है, ओके। सो ह्यूमन कैपिटल क्या है, इट रेफर्स टू द नॉलेज एंड एंटरप्राइज दैट आर रिक्वायर्स टू पुट टुगेदर, ठीक है। आपके दिमाग मतलब आपके पास में, आपके माइंड में ये चीज इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास में ये जमीन है तो इस जमीन का मुझे कैसे यूज लेना है ना, इस जमीन का मैं कैसे किस तरीके से यूज लूं जिससे कि प्रॉफिट मुझे भी अच्छा खासा मिले और नेशन को भी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मिले, साथ ही में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो। तो इन सभी चीजों का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ आदमी मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपको ये चीज पता है कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। फिर उसके बाद में अगर आप नॉलेजेबल हो, अगर आपके अंदर एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा क्या है, अपग्रेडेड है, ठीक है। और जब आपकी नॉलेज अपग्रेडेड होती है तो आप हर चीज का जो आपका नजरिया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो तभी आपको क्या हम किस नाम से जानते हैं, हम तभी आपको ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों।
So it refers to knowledge and enterprise that are required to put together land, labor and physical capital. ठीक है, सो यहाँ पे लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को, तीनों को किस तरीके से यूज में लेना है जिससे कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम से कम एक्सप्लॉइट हो। तो इन चीजों का ध्यान कौन रखता है? हमारे ह्यूमन बीइंग रखते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। ऑलराइट, सो यहाँ पे आई होप कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ह्यूमन कैपिटल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेजेबल हो, जिसके अंदर एबिलिटीज हो, स्किल्स हो और जो जानता हो कि हमें लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को किस तरीके से साथ में यूज करना है जिससे कि हमारा आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हमें अचीव हो। ठीक है, चलिए ग्रेट। नाउ अब अपन बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फार्मिंग इन पालमपुर। हमने ये चीज देखी थी कि पालमपुर जिस गांव के बारे में अपन अभी तक बात करते आए हैं, तो उसके अंदर क्या था कि भाई खूब सारे लोग, मतलब पॉपुलेशन अच्छी खासी थी वहां पे, है ना, 480 समथिंग फैमिलीज वहां पे रहती थी। सो वहां पे क्या था बच्चों की ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़े हुए थे? एग्रीकल्चर से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, वहां के मोस्टली मैं तो ये कहूंगी कि आधे से भी ज्यादा जो फैमिलीज थी वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज अपन को समझनी है। सो फार्मिंग इन पालमपुर की जब अपन बात करते हैं तो वहां पे क्या है बच्चों? लैंड वहां पे फिक्स है। क्रॉप सीजन इन पालमपुर, क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग पैटर्न, यील्ड, एडवांटेज ऑफ स्प्रेड इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। ठीक है, तो इन सभी चीज को अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखने वाले हैं लैंड इज फिक्स। तो वहां पे क्या है कि पालमपुर के अंदर जो जमीन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, द लैंड इज फिक्स्ड ओवर देयर। क्रॉप सीजन इन पालमपुर, फिर अपन ने देखा था कि पालमपुर के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, क्रॉप का जो सीजन है वो कौन सा है, वहां का जो क्लाइमेट है वो किस क्रॉप के लिए फेवरेबल है। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि वहां पे क्या मल्टी क्रॉपिंग होती है या फिर साल में सिर्फ एक ही क्रॉपिंग होती है, मतलब किस तरीके का पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं, तो इसको भी अपन ने समझा था। फिर अपन फार्मिंग पैटर्न की अपन ने बात करी थी। ठीक है, कि फार्मिंग पैटर्न किस तरीके का है वहां पे। फिर अपन ने बात करी थी कि भाई वहां पे किस तरीके का आउटपुट निकल के आता है, यानी कि फार्मर्स अपने लैंड पे किस तरीके से वो लोग इरिगेशन करते हैं या जो भी मॉडर्न फार्मिंग है क्या वो सारे इनपुट्स भी यूज करते हैं या नहीं करते हैं। चलो अगर करते हैं तो वहां की जो आउटपुट निकल के आता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, सो और जो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी है पालमपुर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे वो किस तरीके से हेल्प करती है फार्मिंग में। ठीक है, तो लोग हमने ये चीज देखी थी कि भाई सभी के पास में क्या है, अपने खुद के ट्यूबवेल्स हैं जो कि पावर सप्लाई से अपने आप में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो लैंड्स हैं उनको इरिगेट करने में काफी हेल्प हो रही है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देखी थी बच्चों। ओके, तो वर्बली अभी अपन समझ चुके हैं, एक बार इसके नोट्स पे अपन देख लेते हैं। सो लैंड क्या है बच्चों? वहां पे लैंड इज फिक्स्ड, यानी कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। लैंड फिक्स होने का मतलब क्या है कि हम इस चीज को यहाँ पे समझ सकते हैं कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग जो है वो क्या है बच्चों? मेन एक्टिविटी है वहां के लोगों की। सम वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड्स। अब बहुत से ऐसे जमीन थी जो कि बिल्कुल वेस्ट थी, वहां पे उस जमीन का किसी भी तरीके से यूज नहीं लिया जाता था, तो उस जमीन को यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट किया है? कल्टिवेबल लैंड्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, वहां की फर्टिलिटी को थोड़ा सा ग्रो किया है। अगर कोई बैरन लैंड है तो वहां पे काम किया है, जिससे कि वो जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अब क्रॉप सीजन इन पालमपुर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब क्या है पहले हम उसको समझेंगे, फिर मेथड्स कौन कौन से यहाँ पे यूज किए जाते थे जिससे कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाए, तो उन मेथड्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। सो यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूसेस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, यानी कि यील्ड का मतलब क्या है, यील्ड किस तरीके से मेजर की जाती है। अब यहाँ पे यील्ड क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोडक्शन। ठीक है, सो प्रोडक्शन किस तरीके से मेजर किया जाता है बच्चों की? एक साल के दौरान, पूरे साल के दौरान या फिर उस सीजन के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर अपन सिंगल क्रॉप की बात करें तो पूरे साल को अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे काफी मॉडर्न टेक्निक को यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल क्रॉपिंग भी हो रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी हो रही है, तो अपन यहाँ पे सीजन वाइज लेते हैं इसको। ठीक है, तो पूरे सीजन के दौरान उस पीस ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इसी को अपन किस नाम से मतलब इसी को अपन किस में देखते हैं? क्रॉप सीजन इन पालमपुर के अंदर देखते हैं। ठीक है, सो यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूसेस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, अब देखो मेथड्स, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड्स का हमने यूज लिया है। सो अडॉप्शन ऑफ मल्टीपल फार्मिंग, है ना, हमने यहाँ पे किस चीज को अडॉप्ट किया है? मल्टीपल फार्मिंग को अडॉप्ट किया है हमने। ठीक है, यानी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर सीजन उस जमीन पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करें। ठीक है, गए वो दिन
गॉन दोज डेज जब हम पूरे साल के अंदर सिर्फ सिंगल क्रॉपिंग करते थे। नहीं, आज के टाइम पे हम मल्टीपल क्रॉपिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। दूसरा क्या है कि हमने अब किन मेथड्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यहाँ पे हमने अब अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का रिजल्ट क्या है ये अपन ने देख लिया है। इसी वजह से यहाँ पे हमने किसको अडॉप्ट कर लिया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। अब यहाँ पे देखो काफी बार क्वेश्चन आपके सामने ये भी आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। सो आपने लिखना होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से स्प्रेड हुई है पालमपुर गांव के अंदर, तो उसके जो एडवांटेजेस है वो आखिर है क्या क्या। तो आप लोगों ने ये लिखना रहेगा। अब लिखोगे कैसे, जब आप यहाँ पढ़ोगे। तो एक बार इस पे वापस से नजर डालिए। सो एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि बच्चों यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। गॉन दोज डेज जब हम किस पे डिपेंड करते थे, रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। ठीक है, या फिर हम कुएं से पानी निकालते थे। ठीक है, अब वो दिन गए। अब हम पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, हमने इरिगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है इधर। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पर्सन व्हील्स टू इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या हुआ है, फार्मर्स पहले किस पे डिपेंड करते थे, ट्रेडिशनल पर्सन व्हील्स पे डिपेंड करते थे। ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करते हैं, ट्यूबवेल्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, और वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक पूरे लैंड के अंदर पानी को स्प्रेड इजीली कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स हैव मोर कैपेसिटी देन द पर्शियन व्हील्स। ठीक है, सो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक रन जो ट्यूबवेल्स है इनके अंदर ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, ज्यादा दूर तक पानी भेजने की और ज्यादा अच्छा मतलब ज्यादा तेजी से पानी पूरे फसल में डालने की। ठीक है, फिर इट लेट्स टू होल सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू दी लाइट। अब देखो यहाँ पे लाइट अगर एक दिन भी हमारे घर नहीं हो तो हमारी लाइफ क्या होगी, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो हमें लाइट ने क्या किया है, डार्कनेस से हमें कहाँ पे लेके आए, उजाले की तरफ लेके आए। तो पालमपुर में भी यही चीज हुई है। ठीक है, पालमपुर के अंदर अपन ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स एग्रीकल्चर के ऊपर लिख दिए कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से बेनिफिट फेस किया है इलेक्ट्रिसिटी के होने से। फिर 14 पॉइंट ये है कि भाई आप लोगों को अंधेरे से किसकी तरफ लेके गई इलेक्ट्रिसिटी, उजाले की तरफ लेके गई है। ठीक है, तो याद रह जाएंगे ये चारों पॉइंट्स, बिल्कुल रह जाएंगे। ओके, चलिए, सो फार्मिंग इन पालमपुर। अब यहाँ पे अपन फार्मिंग की बात कर रहे हैं। सो विल द लैंड सस्टेन, सबसे पहला क्वेश्चन कि हम फार्मिंग पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं पालमपुर के अंदर, तो क्या जो ये लैंड की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी, क्या ये सस्टेन रहेगी, मतलब क्या ये इसी तरीके से रहेगी, या फिर क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। यानी कि अब हो क्या रहा है कि किसी ने हमें बता दिया कि भैया ऐसा है, खूब ड्राई फ्रूट्स खाओ ताकत बढ़ेगी। ठीक है, तो हम तो 3 मील्स के अंदर ड्राई फ्रूट्स ही खाए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, लंच में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और डिनर में भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है, ताकत बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब पेट खराब होगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब एक्सेस में चली जाएगी हमारे अंदर चीजें। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट करना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब उस लैंड की जो फर्टिलिटी वो रिड्यूस होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही आया है, विल दी लैंड सस्टेन। ओके, फिर यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की अपन बात करेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे दैट हु विल प्रोवाइड लेबर, यहाँ पे लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। कैपिटल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कैपिटल हमें कहाँ से मिलेगा इसके बारे में अपन बात करेंगे। एंड सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, ठीक है, जो सरप्लस में हमारे पास में प्रोडक्शन होगा उसे हम किस तरीके से सेल आउट करेंगे, तो इसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले विल द लैंड सस्टेन के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों आज के टाइम में कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, समझ गए भाई कि हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, एंड ऑल। ठीक है, अभी तक हमने यही चीजें पढ़ ली, लेकिन इससे इसके ड्रॉबैक्स क्या है। सो इसके ड्रॉबैक्स ये हैं बच्चों कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही बहुत लिमिटेड है। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि उसको बिना काउंट करे हम उसको एक्सट्रीम उसका यूज करें, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्लियर, सो ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे हो ये रहा है कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम होती जा रही है, हमारी जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ
नहीं रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि सिंगल क्रॉपिंग डबल क्रॉपिंग, नो, वी आर डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि साल भर यहाँ पे खेती हो रही है। अब जब साल भर खेती होगी तो क्या हो रहा है कि जो जमीन की फर्टिलिटी है वो भी तो कम होती जा रही है, करेक्ट। रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर टेबल, अब यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो कितना मतलब कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले के जमाने में अगर आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस चीज के बारे में सुना होगा, मतलब अक्सर हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि पहले ऐसे था कि हम मतलब जमीन खोदते थे ना, जैसे थोड़ा सा ही खोदते थे, थोड़ा डीप में अगर खोदते थे तो पानी निकल के आ जाता था, मतलब पानी ऐसे थोड़ा सा ना वाटर लेवल क्योंकि इतना ऊपर तक था, ठीक है। आज के टाइम में आप कितना भी डेप्थ में चले जाओ, खोदते जाओ खोदते जाओ, मतलब बहुत नीचे आ चुका है अपना ये वाटर लेवल, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक तरीके का ड्रॉबैक है, ओके। सो रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर टेबल, हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है, जमीन के नीचे जो हमारा पानी है वो बहुत ही कम हो चुका है, ओके। सो ये तीन चीज क्या है, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है और हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ अब अपन यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, अब सबसे पहले इसका मतलब आप समझोगे, ठीक है, उसके बाद मतलब कॉन्सेप्ट पे खेलना है आपको, फिर तो आप अपने आप ही लिख लोगे, ठीक है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर तीनों ही सेक्टर्स में, ठीक है, तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल स्टेगनेंट ग्रोथ थी, ना के बराबर ग्रोथ थी, ठीक है। अभी क्योंकि अपन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो एम्फसाइज अपन प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर पे करने वाले हैं, ठीक है। सो था क्या बच्चों कि हमारे पास में बिल्कुल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें मॉडर्न फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमारा जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही मिनिमल होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम बनेगा, व्हाट वी नीड टू डू इज हमें मॉडर्न टेक्निक्स को लाना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्निक्स को जैसे ही यहाँ पे लेके आए, यानी कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब चीजों को जैसे ही यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किया तो एकदम से क्या देखने को मिला हमें कि हमारा जो प्रोडक्शन है भाई साहब आसमान छू रहा है। यानी कि हमारे ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे इन सभी मॉडर्न फार्मिंग को यूज किया था, वहां पे सभी जगह जो प्रोडक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ा था। तो वो एक तरीके से क्या लेके आ गया था, एक क्रांति लेके आया था, ठीक है। और इसी को अपन हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहां पे हमारे पास में नॉर्मल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है इनका पेट भरने के लिए खाना नहीं था, हम क्या करते थे, हम दूसरे लोगों से खाना मांगते थे। तो अब ऐसी नौबत थी कि हमारी पॉपुलेशन का तो हम पेट भर रहे हैं, साथ ही में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हो पाया, ठीक है। सो रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड, यानी कि हम एग्रीकल्चर के अंदर रेवोल्यूशन किस तरीके से लेके आए, हमने हाई वेराइटीज, हाई यील्ड वेराइटीज हमने ऑफ सीड्स हमने यूज करना स्टार्ट किया था। फर्टिलाइजर्स हमने यूज करना स्टार्ट किया था, प्रॉपर इरिगेशन की टेक्निक सिस्टम को हमने यूज करना स्टार्ट किया था, पेस्टिसाइड्स को हमने यूज करना स्टार्ट किया था, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। नाउ इन द लेट 1960s इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो इन स्टेट्स में क्या किया था हमने, इन सभी चीजों का यूज किया था, तो फिर हमारे पास में क्या निकल के आया था, हमको मतलब हरित क्रांति हमारे पास में आई थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा था, ओके। चलिए अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे जरा देखिएगा, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन एंड राइट 4 और 5 एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। सो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है जरा समझिए। सो हाई यील्ड ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा एडवांटेज ही यही था कि हमको जो प्रोडक्शन मिल रहा था, ठीक है, लास्ट में जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट ही अगर हमारा बहुत अच्छा आ जाता है तो माँ बाप यूं ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट था ना बच्चों यहाँ पे वो बहुत अच्छा आया था, ठीक है। प्रोडक्शन हमने हमारा जो आउटपुट था वो हमारा बहुत अच्छा आने लग गया था। यूज ऑफ मशीन्स सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स हैव मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर एंड इजियर। सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे बच्चों, अब यहाँ पे हम मशीन्स का यूज ले रहे थे, ठीक है। मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ठीक है, तो इन सभी का हम यूज ले रहे थे प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, जिससे कि क्या हो रहा था कि हमारा जो टाइम था वो बहुत ही कम लग रहा था और काम हमारा बहुत इजी हो रहा था, ठीक है। हायर यील्ड एनेबल्ड फार्मर्स टू सेल द सरप्लस फूड इन द मार्केट मनी। अब देखो हमारे पास में पहले हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगर फार्मिंग हो रही थी तो वो सबसिस्टेंस लेवल के लिए हो रही थी, यानी कि ठीक है सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम यहाँ पे फार्मिंग कर पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही प्रोडक्शन हमारा आसमान छू रहा था, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था,
तो सभी फार्मर्स ने सोचा कि यार व्हाई नॉट टू सेल दिस सरप्लस अमाउंट इनटू द मार्केट, यानी कि ये हमारे पास में जो ये एक्स्ट्रा और ये जो इतना ज्यादा मात्रा में जो फूड ग्रेन्स है, हम क्यों ना इसको मार्केट में सेल आउट करें और इसके बदले में हम अर्निंग्स करें। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था बच्चों? ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर एबल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। ठीक है, अब जैसे जो पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, इसका ये भी किसका पार्ट है? मॉडर्न फार्मिंग का पार्ट है। अब इससे हुआ क्या कि इससे पेस्ट से और इंसेक्ट से हम हमारे फसल को बचा पाए। ओके, अ गुड इरिगेशन सिस्टम कैन एनहांस टू प्रोडक्शन। अब अगर हमारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी काफी बेहतर हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे इसको जरा समझिए। देखो, इससे हो ये रहा था कि देखो केमिकल्स चाहे अपन कितना भी यूज कर लें तो वो एक पॉइंट पे क्या होता है कि हमें हार्म करते ही करते हैं। अब यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स हम यूज कर रहे हैं तो इससे चीजें ऑर्गेनिक नहीं रही, नेचुरल नहीं रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे केमिकल जैसे ही नाम लिया तो केमिकल एक तरीके से हार्मफुल हो गया और फिर उसी केमिकल ग्रेन्स को हम क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि शरीर हमारा खराब हो रहा है। ठीक है, सो लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं कि हम अब यहाँ पे जैसे ही हमें पता चला कि भाई प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग पे स्विच कर गए। मल्टीपल क्रॉपिंग पे स्विच करने का मतलब ये है कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा अब कम होती जा रही थी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम अब यहाँ पे देखो सॉइल की फर्टिलिटी कम क्यों हो रही थी? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। फिर continuous use of groundwater for tube-well irrigation has reduced the water table below the ground। अब यहाँ पे देखो हम ट्यूबवेल को ज्यादा से ज्यादा यूज ले रहे थे। ठीक है, उससे हम इरिगेशन कर रहे थे तो उससे हुआ क्या कि उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल था वो बहुत ज्यादा लो चला गया। ठीक है, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years। अब देखो हमारा जो ये environment है, ठीक है, जिसको अपन ऐसे यूज करते हैं कि जैसे बस हमको कहीं से मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको अपन ने ओवर यूज कर लिया, हमने इनको एक्सप्लॉइट किया है, हमने इनका शोषण किया है। ठीक है, तो जब हम इनका जब हमने ओवर यूज किया है तो उससे हुआ क्या है कि एक तो सबसे पहली चीज हमारा एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ही बैड इंपैक्ट देखने को मिला है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। अब देखो इनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगा था, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में काफी ज्यादा साल लग जाते हैं। अब देखो काफी ज्यादा साल से ऐसा ये मतलब नहीं है कि 10-12 साल, नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा साल। ठीक है, तो अब ये जो रिसोर्सेज जिन्हें हम बिल्कुल आंख बंद करके यूज कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत साल लगे थे। अब नाउ इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू वापस से इन रिसोर्सेज को बनाना। ओके, नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर एंड पोल्यूट इट। अब देखो हम क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फसल में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। अब ये फर्टिलाइजर्स हमारी ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है और इसको सॉइल को एक तरीके से पोल्यूट कर रहा है। दे किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प फॉर द सॉइल। अब देखो सॉइल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए विच इज वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गंदगी को कम करने के लिए विच इज वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, ये तो प्राइमरी क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल के अंदर जो ये बैक्टीरियाज हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। अब इनका खत्म होने का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कचरा बढ़ता जा रहा है। ओके, दे किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम हेल्प फॉर द सॉइल। Increased use of fertilizers can make the soil alkaline। देखो हम क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो सॉइल है वो कैसा बनता जा रहा है बच्चों? एल्कलाइन बनता जा रहा है, एल्कलाइन इन नेचर। So late 1960s in the states of Punjab, Haryana and Western उत्तर प्रदेश। So ये सारी के सारे जो डिसएडवांटेजेस थे वो कहाँ पे देखे गए थे? 1960s में देखे गए थे, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये आपने समझना है, एडवांटेजेस क्या है इसको आपको समझना है और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके ये भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, कि जो लैंड है वो किस तरीके से पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, सो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहली चीज तो बहुत ही अनइक्वल है, बहुत ही अनइक्वल है। मतलब जो बहुत ही कह सकते हैं रिचर सेक्शन के जो हमारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, तो उनके पास में तो भरपूर लैंड है। ठीक है, जो बिल्कुल पुअर हैं, गरीब हैं, जिनके पास में
जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनके पास में क्या है, या तो दे डू नॉट हैव एनी लैंड, एनी पीस ऑफ लैंड, और दे वर्क इनटू सम अंडर सम ऑफ द लैंड, ठीक है, या तो वो किसी और के लैंड पे काम करते हैं या फिर ऐसा है कि उनके पास में है ही नहीं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। हाफ ऑफ द पीपल आर लैंडलेस, आधे से आधे लोग तो क्या है लैंडलेस, उनके पास में जमीन ही नहीं है। हाफ ऑफ द पीपल हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, ठीक है, और आधे लोगों के पास में बहुत ही छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं। 60 फैमिलीज हैव लार्ज एंड मीडियम लैंड्स, ठीक है। सो 60 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं और मीडियम साइज के फार्म्स हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप 60 फैमिलीज, यानी कि ये बहुत रिच फैमिलीज हैं। तो इन रिच फैमिलीज के पास में ज्यादा अमाउंट ऑफ लैंड है इनके पास में, ठीक है, और फार्म्स हैं इनके पास में। बाकी आधों के पास में तो जमीन ही नहीं है, और आधे जो लोग हैं उनके पास में बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कहाँ पे, पालमपुर में, लैंड का, ठीक है। ये बात सिर्फ पालमपुर की ही नहीं है, ये हर उस गांव की बात है जिसको अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, चलिए, नाउ हु विल प्रोवाइड लेबर। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है, हमने लैंड समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने समझ लिया, कि अब ये आता है कि चलो लैंड जिनके पास में है वो उस लैंड पे काम करेगा कौन, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो देखो यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, जो छोटे मोटे किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, कल्टिवेट देयर ओन लैंड, वो अपने जमीन को कल्टिवेट करते हैं। जो मीडियम फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं, ठीक है, और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो भी हायर करते हैं। हायर करना मतलब अपने अंडर में लेबर को लगाना। ओके, अब इनको बदले में क्या देते हैं, या तो वेजेस देते हैं कैश के रूप में या फिर काइंड के रूप में। अब वेजेस इन काइंड का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, काफी बार जो बड़े ना फार्मर्स होते हैं ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम हमारे जमीन पे काम करो, यहाँ पे पूरा देखभाल करो, और बदले में तुम इधर घर बना हुआ है हमारी जमीन पे, तुम इस घर में रह लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये काइंड हो गया एक तरीके से, वेजेस इन काइंड, ठीक है। या फिर गाड़ी दे दी कि चलो तुमको आने जाने में तकलीफ होती होगी अपने घर से लेकर के यहाँ तक, तो तुम ये गाड़ी रख लो जब तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ काइंड पेमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं बच्चों वेरी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो कितने समय के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। जो हायर कर रहे हैं किसान और जिनको हायर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए उनको हायर कर रहे हैं। फिर लेस वेजेस। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो ये है कि बहुत ही कम वेजेस यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, जो भी छोटे मोटे किसान होते हैं उनको। क्लियर, चलो अब यहाँ पे कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कैपिटल कहाँ से आता है इसको समझिए। सो स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स। सो जो छोटे किसान होते हैं या फिर वो किसान जिनके पास में जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, वो मनी को बोरो करते हैं। किससे बोरो करते हैं, मनी लैंडर से या फिर ट्रेडर्स से, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो क्योंकि अब इनके पास में तो पैसे हैं नहीं और ना इनके पास में जमीन है, ठीक है, और जमीन है भी तो बहुत ही छोटी मोटी जमीन है। तो अब ये लोग अगर इनको प्रोडक्शन करना है तो इनको पैसों की जरूरत होगी। अब पैसे ये कहाँ से लेके आएंगे, ये उधार मांगेंगे मनी लेंडर से या फिर ट्रेडर से, ठीक है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब जिसपे इनको काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है। ओके, लोन रीपेमेंट इज डिफिकल्ट। अब जब देखो बच्चों, जब इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा हाई होगी तो वापस से पे करना यानी कि लोन रीपे करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, काफी बार क्या होता है, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो किसान होता है ना वो एक जाल में फंस जाता है। और ये जो जाल होता है ये किसका जाल होता है बच्चों, कर्जे का जाल होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहां से उठ ही नहीं पाता। वो ऐसा कर्जे में दब जाता है कि वो उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाता। और इसी सिचुएशन को डेब्ट ट्रैप के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करते हैं, वो अपने मनी जो उन्होंने सेव किया हुआ होता है उस मनी को यूज करते हैं, या फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिलता है। क्योंकि ये तो क्या करते हैं, जो बड़े किसान होते हैं वो छोटे किसानों को देते हैं, है मनी देते हैं और बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं इससे ये अपनी जमीन पे लगाते हैं, ठीक है। फिर या तो कोई कैटल खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर्स और सेटअप शूज, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, है ना, जिससे कि उनको अर्निंग्स होती रहती है ना। गाय वाय खरीद लेते हैं, तो जैसे दूध हो गया तो दूध बेच के पैसे कमा लिए। तो मतलब इनके पास में अल्टरनेटिव सोर्स भी होता है। अब इनके पास में अल्टरनेटिव सोर्स इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी पैसा होता है, ठीक है। अब जिनके पास में जमीन ही नहीं है, जो किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उनके पास में तो अब कोई सोर्स ही नहीं रहा। तो अब सोर्स नहीं रहा तो वो क्या करेंगे, वो उधार ही मांगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल को अरेंज ये लोग कर पाते हैं।
ओके, सो सेल ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस। अब देखो सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने ना ये चीज एक्सपेक्ट करी कि भाई इस साल आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 केजीज आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। और 20 केजीज प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो आप खुद ही सेल्फ कंज्यूम कर लोगे, आप और आपकी फैमिली मिलकर के। लेकिन हुआ ऐसा कि इस साल मतलब सब चीज आपके फेवर में थी, ठीक है, क्लाइमेट भी, रेन भी, एवरीथिंग, सॉइल भी, एवरीथिंग वाज इन योर फेवर। तो हुआ ये कि 20 केजीज की बजाय यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो 30 केजीज का हो गया। अब जब 30 केजीज का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, आपको पता है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपकी फैमिली सिर्फ 20 केजीज यूज करती है। सो 10 केजीज का आप क्या करोगे, ये सरप्लस प्रोडक्शन है और इसको आप मार्केट में लेके जाओगे बेचने के लिए, ठीक है। सो सरप्लस प्रोडक्शन यानी कि एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा हो जाता है उसको अपन सरप्लस कहते हैं, ठीक है। अब सरप्लस प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं और वहां से अर्निंग्स को बनाते हैं, ठीक है। सो स्मॉल फार्मर्स यूज सब्सटेंशियल शेयर फॉर देयर फैमिली नीड्स। अब देखो जो बिल्कुल ही छोटे किसान है वो क्या करते हैं कि भाई अगर उनके पास में थोड़ा बहुत ज्यादा हो भी जाता है सरप्लस में, तो वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है 20 किलो से हमारे 6 महीने निकल रहे थे, अब 30 हो गए तो कम से कम 7 महीने तो हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि चलो इसको भी मार्केट में सेल आउट कर देते, नहीं, ठीक है। और जो बड़े किसान होते हैं, जो मीडियम फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट के अंदर सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, और उससे वो अर्न कर लेते हैं। ओके, सो आई होप कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत हो गई फार्मिंग से रिलेटेड बात, ठीक है। हमने ये बोला था जब वीडियो को स्टार्ट किया था कि पालमपुर में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, मतलब आधी से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि फार्मिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब फार्मिंग से नहीं जुड़े हैं इससे मतलब क्या है कि भाई वो कैसा काम करते होंगे, वो कुछ ऐसा काम करते होंगे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फार्मिंग को हटा करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटी यानी कि किसी के पास में गाय भैंस होगी, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा, कोई किसी का कोई बिजनेस होगा, है ना, किसी की कोई इंडस्ट्री होगी, तो ये सारे जो भी काम होते हैं ये होते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में किस तरीके की होती थी बच्चों, डेयरी फार्मिंग हो गई, फिर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर उसके बाद में शॉपकीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो इन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते थे, गाय भैंस वगैरह होती थी उनके पास में, तो उससे वो अपना गुजारा करते थे। ओके, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अपने घर के ही अंदर क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी यहाँ पे लोगों के घरों में। फिर शॉपकीपर्स, कुछ यहाँ पे दुकानदार थे, कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। ट्रांसपोर्ट का काम करने का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्शन होता था गांव के अंदर उसको कहाँ ले जाया जाता था, सिटी के अंदर ले जाया जाता था, ठीक है। और वो काम करता कौन था, ये करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग थे वो करते थे, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आई सारी बातें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।